हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हिंदी रिएक्ट चैनल के एक नए वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आनंद। तो आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं मणिपुर पर, जो कि उसकी हिस्ट्री और उसमें जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो कब की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या मणिपुर 1990 का कश्मीर बनने की राह पर है? From them, we want a separate administration from Manipur. We don't want क्या हुआ था इतिहास में जो आज मणिपुर जल रहा है? Obtained this never-before-seen footage from Manasseh guerrillas who are dedicated to setting up an independent Israelite state. क्या था इस पॉलिटिकल चुप्पी का कारण, और यदि सत्ता बोलने लगी तो क्या होगा? Why is the Prime Minister so unwilling, so afraid to speak inside the Parliament? क्या ये मणिपुर का सबसे शांत दौर है? यदि नहीं तो सत्य क्या है? कैसे मणिपुर में उपद्रव के बीज अंग्रेजों ने बोए? कैसे अफीम के पौधों ने मणिपुर में आग में घी का काम किया है? कैसे इसका दंश महिलाओं ने झेला और मणिपुर में शांति कैसे वापस आ सकती है? सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो इतना घटिया था कि उसका ना तो शब्दों में यहाँ पर वर्णन किया जा सकता है और ना ही उसे यहाँ दिखाया जा सकता है। उस कृत्य की जितनी भर्त्सना की जाए वो करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए, पूरे वेग से करनी चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने वीडियो की भर्त्सना करते हुए पूरे प्रदेश में कंडेमनेशन इवेंट्स चलाए। वीडियो मई का था, पर अभी तक वो वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने डाला नहीं था और ना ही ये इंसिडेंट किसी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ। लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी और ये कहा, लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पर 100 वोटों संज्ञान लेते हुए कहा, या तो सरकार एक्शन ले, नहीं तो हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और इसके बाद से अब तक टोटल 12 लोग जो वीडियो में दिखाई दे रहे थे, उनमें से 6 लोगों को अब तक मणिपुर में अरेस्ट किया जा चुका है। उधर से सीपीआई मार्क्सिस्ट की नेता सुभाषिनी अली ने इस पूरे इंसिडेंट के पीछे आरएसएस का हाथ बताया। लोग भड़क गए, फिर बाद में स्वयं ही बता रही थी कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन फेक दी थी। पर मणिपुर का ये वायरल वीडियो मात्र एक इंसिडेंट है पूरे 4 महीने से चल रहे क्लैश का, जिस पर फ्रांस में जब प्रधानमंत्री गए थे तब फ्रांस ने भी मणिपुर के बारे में बात की थी। यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा था कि हम मणिपुर के बारे में चर्चा करेंगे, और भारत ने फ्रांस और यूरोपियन पार्लियामेंट को सीधा सीधा कह दिया था कि भारतीय आंतरिक मामलों में दूर ही रहो। पर मुद्दा ये कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। तो प्रारंभ करते हैं वर्ष 2019 से, जब मणिपुर में सरकार बदली और मणिपुर अब भाजपा शासित राज्य बन गया। बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने और उन्होंने आते ही गांजे की फार्मिंग पर लगाम लगाने का प्रयास किया और मणिपुर में गांजे को मात्र मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए लीगलाइज कर दिया, जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में है। आईएफएडी को काम पर लगाया गया और आईएफएडी ने मणिपुर के उन लोगों को जो गांजे की फार्मिंग करते थे, उन्हें एलोवेरा, पैशन फ्रूट इत्यादि की खेती करने का सुझाव दिया। पर लोगों ने कहा कि गांजे को तो एक बार उगा दो और छोड़ दो, ध्यान भी मत दो, तब भी वो हो जाता है। बाकी सबकी खेती के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। ऊपर से हम इतने वर्षों से गांजे की खेती कर रहे हैं, तो इसके लिए एक मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम तो यही करेंगे। मणिपुर में ड्रग्स का मुख्य रूप से जो काम है वो कुकीज करते हैं, और ड्रग्स के मुद्दे पर चौथे चैप्टर में हम विस्तार से बात भी करेंगे। अभी रीसेंट इवेंट्स पर बात करते हैं। बीरेन सिंह की सरकार ने मणिपुर में सर्वे कराया और जिस भूमि पर गांजे की खेती हो रही थी उसे फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर करने की बात हुई। फॉरेस्ट लैंड यानी जो भूमि अभी तक ट्राइबल लोग यूज कर रहे थे अपने पर्पस के लिए, वो अब स्टेट की हो जाएगी। या फिर इसे डेटा से समझे तो 2021 तक 6721 एकड़ भूमि ऐसी थी जहां पर पॉपी कल्टीवेशन हो रहा था, उसे रिड्यूस करके 1118 एकड़ कर दिया गया 2022 में। ये पूर्ण रूप से ड्रग लॉर्ड्स की कमर तोड़ने जैसा था। यदि मणिपुर को समझे तो वहां 3 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले मैती, जो प्रीडोमिनेंटली हिंदू हैं और वैली में रहते हैं, पहाड़ों पर नहीं। दूसरे कुकी, जो पहाड़ों पर रहते हैं और मूलतः क्रिश्चियन हैं। और तीसरे नागा, वो भी मुख्य रूप से क्रिश्चियन ही हैं और ये भी पहाड़ों पर ही रहते हैं। यदि हम जनसंख्या देखें तो मणिपुर में 41% लोग हिंदू हैं
और इतने ही प्रतिशत लोग क्रिश्चियन हैं। अब आता है फरवरी 2023 और पुलिस की हेल्प से कुकी लोगों को कुंग पिनाव सेंसोंगजोंग विलेज से निकाल दिया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार का कहना है कि ये जो बसावट है इस गांव में ये 2021 से पहले नहीं थी, ये वन्य क्षेत्र है और 1966 के नियम के अनुसार इस भूमि का संरक्षण होना अनिवार्य है। फिर सरकार ने और वहां के डीसी ने यह अंदेशा भी जताया कि ये लोग जो विलेजेस से निकाले गए हैं ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो म्यांमार से इंडिया में आए हैं और इनकी जांच हो रही है। और ये अंदेशा इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि मणिपुर में क्रिश्चियन जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 1% से भी कम थी, लेकिन आज 41% है और सरकार का मानना है कि इतना राइज बिना इलीगल इमिग्रेंट्स के पॉसिबल नहीं। फॉरेस्ट लैंड खाली कराने के इस इंसिडेंट के बाद कुकी समुदाय ने प्रोटेस्ट किए और उनका कहना है कि 1970 में फॉरेस्ट ऑफिसर ने 38 गांवों की भूमि को फॉरेस्ट लैंड क्षेत्र से बाहर कर दिया था। फिर बीरेन सिंह की सरकार आई और उन्होंने नवंबर 2022 में फॉरेस्ट ऑफिसर के उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। इस ऑर्डर को पुनः लागू किया जाए, ऐसी डिमांड को लेकर कुकी समुदाय द्वारा प्रदर्शन होने लगे और फरवरी में ही एक स्थान पर क्लैशेस वायलेंट भी हो गए जिसे पुलिस ने अश्रु गैस छोड़कर बंद कराया। फिर मार्च आया और 27 मार्च को हाई कोर्ट में एक सुनवाई थी कि मैती समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाए जो कि नागाज और कुकीज को माना जाता है। हाई कोर्ट ने मैती समुदाय की बात मान ली और सरकार को कहा प्रबंध करो और इस ऑर्डर ने आग में घी डालने का काम कर दिया। क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो स्पेशल प्रिविलेजेस अभी तक क्रिश्चियंस को मिल रहे थे वो अब हिंदुओं को भी मिलने वाले थे, तो क्लैश और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ। मीराबाई चानू का ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मणिपुर को बचाने की अपील कर रही थी। मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे। आग इतनी फैली कि मई से अब तक 142 लोग इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। 10,000 घर जलाए जा चुके हैं। ये जो टेबल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कौन सी कम्युनिटी ने कितने घर या गांव किस स्थान पर जला दिए वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। टोटल 221 चर्च और 17 मंदिर इस पूरे विनाश की भेंट चढ़ चुके हैं। टोटल 40,000 लोग मणिपुर छोड़कर अब तक भाग चुके हैं। पर इतना सब क्या एकदम से हो गया या फिर इस सब के पीछे एक लंबा इतिहास है? आगे देखते हैं। जैसे कि भारत में अधिकांश बड़ी समस्याओं की जड़ ब्रिटिश कालखंड में जाती है, यह समस्या भी अलग नहीं है। 1891 में ब्रिटेन ने मणिपुर के मैतेई राजा को हरा दिया और चंद्रचूड़ नाम के दूसरी डायनेस्टी के मैतेई व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया, जो कि एक माइनर था आयु में, जिसे 1907 में मणिपुर की गद्दी पर बिठाया गया अंग्रेजों द्वारा। और इसके साथ में ब्रिटेन मणिपुर में लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म को लेकर आया। क्या हुआ इसके कारण? मणिपुर का 10% भाग प्लेन एरिया था जो रेवेन्यू एरिया बना और 90% पहाड़ी एरिया था जो नॉन रेवेन्यू एरिया बना। इस लैंड मैकेनिज्म के कारण एक इनर लाइन ड्रॉ की गई जिससे रेवेन्यू प्लेन लैंड और नॉन रेवेन्यू पहाड़ी क्षेत्र को सेपरेट कर दिया गया, जिससे इम्फाल में रहने वाले मैतेई लोग अपने ही राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से दूर हो गए। इसके बाद इम्फाल के प्लेन एरियाज को महाराजा चंद्रचूड़ को दे दिया गया शासन के लिए और 90% पहाड़ी एरिया प्रेसिडेंट ऑफ मणिपुर स्टेट दरबार के अंडर यानी एक ब्रिटिश ऑफिसर के अंडर आ गया। इसी प्रेसिडेंट ऑफ मणिपुर स्टेट दरबार यानी ब्रिटिश अफसर की नीति से मणिपुर के सारे पहाड़ी क्षेत्र रिजर्व्ड क्षेत्र घोषित हो गए, जिसे 1949 में भी लागू रखा गया जब मणिपुर ऑफिशियली भारत का अंग बन गया। इसका बेसिक मतलब ये मानिए कि पहाड़ी क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र घोषित हो गया जहां केवल ट्राइबल लोग घर बना सकते थे। मैतेई घोषित रूप से ट्राइबल नहीं थे और इसके कारण मैतेई पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रह सकते थे, यानी पूरे मणिपुर की सबसे बड़ी मेजॉरिटी राज्य के केवल 10% भाग में सिकुड़ गई। अब कुकी जनजाति का एंगल समझते हैं। 18th और 19th सेंचुरी में कुकी समुदाय के लोगों ने मणिपुर के राजा से मदद मांगी रहने के लिए, क्योंकि बर्मा से उन्हें भगाया जा रहा था। राजा ने उन्हें रहने की जगह दी और कुकी इतनी बड़ी संख्या में आए कि मणिपुर की डेमोग्राफी बदलने लगी। असली गेम आरंभ हुआ ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कुकी लोगों को मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि देनी आरंभ कर दी। क्या कारण था इसका? कुकी लोगों ने ब्रिटिश फोर्सेस पर कई आक्रमण किए थे और नागा लोगों से भी ब्रिटिश परेशान थे। कुकी लोगों को भूमि देने से ब्रिटेन के दो काम सध गए। पहला, कुकी आक्रमण कम हो गए। दूसरा, इम्फाल के प्लेन्स में रहने वाले मैतेई लोगों और मणिपुर नागालैंड क्षेत्र में रहने वाले नागा लोगों के बीच में एक बफर बन गया कुकी लोगों का, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये कुकी सेटलमेंट बसाने में मैकक्लॉग नाम के ब्रिटिश अफसर का बड़ा हाथ था। अब थोड़ा मॉडर्न टाइम में आते हैं। 1972 में मणिपुर को एक पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया और 1980 में राज्य में
अफस्पा लगा दिया गया। कारण था राज्य में इंसर्जेंसी का होना। मैतेई लोग लेफ्ट इन्फ्लुएंस में एक सेपरेट स्टेटहुड की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर कुकी लोग, जो अधिकांश क्रिश्चियंस बन चुके थे, इनकी डिमांड थी कि इनकी एथनिक आइडेंटिटी के हिसाब से अब उन्हें एक नया कुकी लैंड चाहिए, जिसमें म्यांमार, मणिपुर, आसाम और मिजोरम के कुछ हिस्से आए। 1990 के आसपास कुकी और नागा लोगों में बड़े हिंसात्मक दंगे हुए और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कुकी नेशनल आर्मी जैसे मिलिट्री संगठन बन गए। करंटली कुकी लैंड बनाने की डिमांड एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बनाने तक आ चुकी है। यहां से हमें यह दिखता है कि मैतेई, जो इस क्षेत्र के ओरिजिनल लोग थे, वो अपने ही राज्य के 10% भूभाग में सिकुड़ गए हैं। कुकी, जिन्हें मणिपुर के राजा ने शरण दी थी, उन्हें आज ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है। परंतु मैतेई लोगों के ट्राइबल स्टेटस की क्या कहानी है? 2013 में मैतेई ग्रुप्स ने स्वयं को ट्राइबल घोषित करने की डिमांड आरंभ की। मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने मणिपुर राज्य सरकार को कहा कि मैतेई लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दे दिया जाए, जिसके बाद मणिपुर जलना आरंभ हो गया। मैतेई ग्रुप्स के अनुसार 1949 में मणिपुर राज्य और भारत सरकार के बीच मर्जर डॉक्यूमेंट साइन होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने मैतेई लोगों को ट्राइबल अमंग ट्राइब्स घोषित किया हुआ था। मैतेई लोगों की दूसरी डिमांड है कि प्लेन एरियाज और हिली एरियाज के बीच में जो लाइन ब्रिटिशर्स खींच के गए थे, उसके अगेंस्ट उन्हें इनर लाइन परमिट दी जाए। दोनों ही डिमांड्स मैतेई लोगों को मणिपुर के उस 90% क्षेत्र में बसने की छूट दे सकते हैं जो उनके मणिपुर का अंग हमेशा से था। पर यह बात कुकी लोगों को सही नहीं लग रही और इस कारण मणिपुर जलना आरंभ हुआ। पर यह केवल एक कारण नहीं है, कुछ पॉलिटिकल, कुछ बिजनेस, कुछ रिलीजियस कारण भी हैं। उनके बारे में आगे बात करेंगे। पर क्या मणिपुर में जितनी आग आपको दिख रही है वो इतिहास के कंपैरिजन में कम हुई है या और अधिक भड़की है? भारत सरकार इस उपद्रव पर क्या कर रही है, वो आगे देखते हैं। नॉर्मली किसी स्टेट में यदि कुछ इस प्रकार की घटना होती है तो अधिकतर पथराव, आगजनी, कुल्हाड़ी, चाकू, गंडासे, लाठी या देसी कट्टे इत्यादि का प्रयोग दिखाई देता है। लेकिन यह मणिपुर था। यहाँ लोगों के हाथ में ऐसे ऐसे हथियार दिखाई दे रहे थे जो डिफेंस फोर्सेस के पास होते हैं। वीडियोस देखोगे तो आराम से मिल जाएंगी, यहाँ लगाना ठीक नहीं। प्रश्न ये कि ये हथियार इन लोगों के पास आ कहां से रहे हैं? तो 27 जून को समाचार थे कि जून के महीने में ही म्यांमार के रास्ते से मणिपुर में एक बड़ा कंसाइनमेंट हथियारों का रिसीव हुआ। 3 ट्रक भर के ये हथियार म्यांमार से भारत आए और मणिपुर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये हथियार चीन म्यांमार के बॉर्डर पर एक हथियारों की ब्लैक मार्केट है, वहां से खरीदे गए और यहाँ इंपोर्ट कराए गए। और ये इन्फिल्ट्रेशन कोई आज से नहीं चल रही है। 2011 में भी इसी प्रकार के समाचार थे कि चीनी हथियार मणिपुर में म्यांमार के रास्ते से आ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ड्रग्स माफिया, जिन पर सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ा, वो इन हथियारों को फंड कर रहे हैं। यदि हम इसे सोसाइटी वाइज देखें तो प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन मुस्लिम समुदाय की है, मात्र 8%, पर ड्रग्स के काम में इनकी प्रेजेंस सबसे अधिक है, 41%। वहीं ड्रग्स के काम में 32% कुकी हैं और 13% मैतेई। प्रदेश में सेपरेट कुकी लैंड की डिमांड ऑलरेडी चल रही है और 1990 से एक अलग कुकी लैंड के लिए लड़ाई भी चल रही है, जिसके अंतर्गत कई मिलिटेंट आउटफिट्स का भी गठन हुआ था। Able to live together again with Meitei. We need total separation from them. What do you want now? We want total separation from them. We want a separate administration from Manipur. We don't want to live together with the Meitei people again. और इस डिमांड में ड्रग माफिया हथियारों की सप्लाई करा दे तो एक लीथल कॉकटेल बन के सामने आता है, जो मणिपुर में हो रहा है। ये सिचुएशन कुछ कश्मीर जैसी ही है। वहां पर भी एक दूसरे देश यानी पाकिस्तान से भारत में हथियार इंपोर्ट हुए। एक कम्युनिटी के कुछ या अधिक लोगों को सेपरेट नेशन चाहिए था और ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। पर मणिपुर में सरकार थोड़ी सी सजग रही। जो सेपरेट लैंड के लिए वायलेंस 90 के दशक में बढ़ना शुरू हुआ और 2008 में अपने पीक पर पहुंच गया था, वो वायलेंस 2008 के SOO एग्रीमेंट के बाद से कम होना प्रारंभ हुआ और अब बिल्कुल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। लेकिन फिर ये उपद्रव होने शुरू हो गए। हथियार इंपोर्ट कराने के अलावा मणिपुर में पुलिस की आर्मरी को भी लूट लिया गया था और पुलिस के 4000 वेपन्स को लूटा गया, जिसमें किस किस प्रकार के हथियार थे वो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद अमित शाह जी ने लोगों से अपील की कि हथियारों को वापस दे दो। पुलिस मात्र 749 हथियारों को ही रिकवर कर पाई। बाकी से क्या काम हो रहा होगा वो आप स्वयं ही समझ सकते हो। ये प्रशासन की विफलता है और दर्शाती है कि जब पुलिस अपनी आर्मरी की ही रक्षा नहीं कर पा रही है तो लोगों की रक्षा कैसे करेगी। लेकिन ये जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रशासन ने अब तक क्या क्या किया। 3 मई को विप्लव भड़का और 4 मई को
आर्मी के 55 कॉलम्स बनाकर मणिपुर के वायलेंस हिट एरिया में भेज दिए गए। सेंटर ने मणिपुर की सरकार को फूड ग्रेन्स मुहैया कराने का काम किया और जो डिस्प्लेस्ड लोग थे उनके लिए प्रबंध करने शुरू कर दिए गए। 2000 आर्मी जवान मात्र किसानों की रक्षा के लिए लगाए गए क्योंकि क्रॉपिंग सीजन चल रहा था। असम राइफल्स ने 50,000 डिस्प्लेस्ड लोगों को रेस्क्यू किया। वहीं इंडियन आर्मी और असम राइफल्स ने मिलकर यह इंश्योर किया कि नेशनल हाईवे तक वायलेंस ना पहुंचे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डॉक्टर्स की एक टीम बनाई और मणिपुर पहुंचे ताकि पब्लिक हेल्थ को मैनेज किया जा सके। जो बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए थे उन्हें फिर से मिलाने का काम किया गया। गृह मंत्री ने मणिपुर की स्थिति को जांचा, उन्होंने विजिट किया और प्राइम मिनिस्टर को स्थिति से अवगत कराया। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई गृह मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें डिस्कस किया गया कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। 13,000 लोगों को जो हिंसा में लिप्त थे उन्हें डिटेन किया गया। 290 कुकी या मैती किसी के भी बंकर्स हों उनको ध्वस्त किया गया। और इन सभी प्रयासों के बाद प्रदेश में ना नॉर्मलसी आने लगी थी। हिंसा से लगभग 4,500 स्कूल्स प्रभावित थे। 5 जुलाई तक इतनी नॉर्मलसी आ गई थी कि ये प्रभाव मात्र 96 स्कूलों पर रह गया था। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो हिंसा फिर से भड़की और फिर से लोगों के प्रदेश छोड़ने के समाचार आने लगे। ये समाचार अब मात्र मणिपुर से नहीं आ रहे थे। मिजोरम में मैती लोगों पर अटैक्स होने प्रारंभ हुए और अब मैती मिजोरम से भी पलायन करते हुए दिखे। ऊपरी तौर पर देखें तो ये पूरा विवाद जो है एथनिक दिखाई देता है, पर इसमें और क्या क्या रीजंस हैं और क्या क्या कारण हैं वो आगे देखते हैं। मणिपुर में अभी हो रहा उपद्रव 3 मई 2023 को आरंभ हुआ था, जब कोर्ट के मैतेई समुदाय के पक्ष में ऑर्डर के बाद कुकी समुदाय के लोगों ने मैतेई समुदाय के कई गांवों को जला दिया था, जिसके रिटेलिएशन में मैतेई समुदाय ने भी यही सब किया था। और इसका हश्र ये हो चुका है जो आपको स्क्रीन पर चल रही टेबल में दिख रहा होगा। जिस रिसेंट हिंसा को कुकी समुदाय ने शुरू किया था उसमें अब उनका नुकसान अधिक हो रहा है। यहाँ से ये सब आपको केवल एथनिक लगे, परंतु ये इशू कई लेयर्स में बंधा हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ड्रग्स, जिसके बारे में हमने पहले चैप्टर में बात की थी। 2017 में मणिपुर सरकार ने वॉर ऑन ड्रग्स नाम से कैंपेन शुरू किया था और मई 2023 तक 2518 लोगों को अरेस्ट किया गया था नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंतर्गत। इसमें 873 कुकी समुदाय से थे, 1083 मुस्लिम समुदाय से थे और 381 मैतेई थे। राज्य में 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कुकी अफीम की खेती करते थे और 2,340 एकड़ पर नागा। 2017 से अब तक लगभग 18,000 एकड़ से अधिक के अफीम के खेत सरकार जला चुकी है, समाप्त कर चुकी है। इसमें से अधिकांश कुकी समुदाय के हैं और इससे उनके कामकाज पर असर हो रहा है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों के कारण ड्रग्स के कारोबार में तेजी आई है और ड्रग्स पर सरकार ने जो प्रहार किया है वो एक ट्रिगर पॉइंट था इस पूरे उपद्रव के पीछे। ये संभावना है। इसके अलावा इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू, म्यांमार से मणिपुर का 400 किलोमीटर का बॉर्डर टच होता है और म्यांमार से हजारों की संख्या में ये इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर और मिजोरम में घुसे बताए जा रहे हैं। मणिपुर सरकार ने 2000 से अधिक घुसपैठियों पर एक्शन भी लिया है और ये जो घुसपैठिए हैं जिन पर एक्शन हो रहा है वो कुकी समुदाय की लीनिएज से मिलते हुए हैं, तो ये रोष का एक और विषय है। मणिपुर के सीएम के अनुसार ये घुसपैठिए भी ड्रग बिजनेस में लिप्त थे और बीबीसी के इस रिपोर्ट में बताए गए एक ऑफिशियल नोट के अनुसार मणिपुर के वायलेंस में प्रभावशाली अफीम की खेती करने वाले लोग और म्यांमार से मणिपुर में घुसे इन घुसपैठियों का बड़ा हाथ था। घुसपैठियों पर एक्शन, ड्रग्स पर एक्शन, इसके अलावा मैतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने का प्रस्ताव कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, चीजें सभी जायज थी। यहां तक कि शेड्यूल्ड ट्राइब का डिसीजन भी कोर्ट से ही आया था, पर कुकी समुदाय को सब अपने अगेंस्ट लगा और 3 मई को कई मैतेई गांव जला दिए गए। हिंसा आरंभ हुई जिसमें बचे कुकी भी नहीं और आज कुकी समुदाय ही इस आग में अधिक जलता दिख रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति कितनी गिरी हुई है वो आगे देखते हैं। भाजपा का अक्सर नारा होता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश शीघ्रता से प्रगति करेगा, लेकिन यही डबल इंजन की सरकार जब मणिपुर में दिखती है तो पूर्णतः वायलेंस को कंट्रोल करने में विफल हो जाती है। भाजपा पूरे देश में हिंदुओं के नाम पर पॉलिटिक्स करती है, लेकिन मणिपुर में केपीए यानी कुकी पीपल्स अलायंस नाम की रीजनल पार्टी के साथ इनका अलायंस है। तो बेसिकली भाजपा मैती हिंदुओं के अगेंस्ट बोल नहीं सकती और कुकी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट इनका अलायंस पार्टी इन्हें बोलने नहीं देगा। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? भाजपा के अनुसार चुप रहना बेस्ट सॉल्यूशन है। थोड़े प्रयास करते हैं कि सब कुछ एमिकेबली निपट जाए
कोई बात नहीं, थोड़े एक्स्ट्रा दिन लग जाएं, थोड़ा और उपद्रव हो जाए, पर सब कुछ बिना अधिक बोले ही सॉल्व हो जाए तो बेटर है। वहीं कांग्रेस ने मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बात करने के लिए हंगामा किया। अमित शाह जी ने कह दिया कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, चर्चा होनी चाहिए, चलो चर्चा करते हैं, पर हंगामा खत्म नहीं हुआ। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। और नतीजा यही था कि संसद की प्रोसीडिंग्स फिर से स्थगित हो गई। संजय सिंह ने तो स्पीकर से इतनी बदतमीजी की कि उन्हें पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब ऑपोजिशन की बेसिक डिमांड यह है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के ऊपर संसद के अंदर बोलें, संसद के बाहर बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक अंदर नहीं बोलेंगे हम नहीं मानेंगे। यह केवल संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास दिखता है। मणिपुर में जिस लड़की का निर्वस्त्र वीडियो बना जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ, वो मई के महीने का था और उसे वायरल अब किया गया पार्लियामेंट सेशन से ठीक एक दिन पहले, ताकि संसद में हंगामा करने का मटेरियल मिल जाए और संसद का ये सत्र भी ठप कर दिया जाए। और ये ना बेसिकली हर सत्र में हो रहा है। हर सत्र से जस्ट पहले ऐसा ही एक इशू आकर गिरता है, जैसे पिछले सत्र में अडानी इशू पे हंगामे ने पूरे सत्र को खत्म कर दिया और चर्चा इस बार भी होती नहीं लग रही है। हर पार्लियामेंट सेशन को इसी प्रकार से वाइप आउट कर दिया जाता है ओपोजिशन के द्वारा, और जो बिल्स सपोजिटली आने चाहिए वो बिना चर्चा के आ नहीं पाते। पार्लियामेंट का 1 मिनट 2.5 लाख रुपए के बराबर होता है और हम पूरे सेशंस को वाइप आउट कर देते हैं। ऑपोजिशन और मुख्य रूप से कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्योंकि यदि मणिपुर की ही बात करें तो वायलेंस मणिपुर के लिए नए नहीं है। 2010 से 2017 तक कांग्रेस का ही शासन था मणिपुर में और 2014 तक तो सेंटर में भी था। उस समय पूरा देश मणिपुर को ब्लॉकेड कैपिटल्स के नाम से जानता था। पूरा मणिपुर महीनों तक बंद रहता था। सिलेंडर 2000 रुपए का मिलता था और पेट्रोल 200 रुपए लीटर ब्लैक में मिलता था। 2011 में 120 दिन तक ब्लॉकेड रहा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरे समय एक शब्द नहीं बोला। और कांग्रेस को तो इस फैक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए कि उनके सत्ता के हटने के बाद ना केवल मणिपुर बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की जो घटनाएं हैं वो 80% से घटी हैं। मणिपुर की आग पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही घटिया राजनीति कर रहे हैं, परंतु इस मुद्दे पर एटलीस्ट संसद में चर्चा करना बनता है। चर्चा के अलावा क्या अन्य सॉल्यूशन हो सकते हैं इस पूरी सिचुएशन के ऊपर जो मणिपुर में हो रहा है, तो वो आगे देखते हैं। मणिपुर में जो हिंसा हुई है वह शर्मनाक है। कुकी और मैती दोनों समुदायों का नुकसान हुआ है, परंतु मणिपुर का मुद्दा संसद में पहुंचा जब एक लड़की का निर्वस्त्र वीडियो वायरल हुआ। यह मुद्दा संसद में पहुंचना इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। यह संज्ञान लेना भी इंपॉर्टेंट था। देश के बड़े बड़े सेलेब्स ने इस वीडियो पर लज्जित महसूस किया, जो कि कोई भी मनुष्य करेगा ही, और विदेशी मंचों पर भी इस इशू को उठाया गया, जो कि उठाया जाना चाहिए। हर वो मंच जहां मानवता अभी बाकी है, वहां से एक लड़की को ऐसे प्रताड़ित करने का विरोध होना चाहिए, परंतु इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी बंगाल में इस वीडियो के वायरल होने वाले दिन ही 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में सामूहिक रूप से परेड करवाई गई थी, और यदि किसी ने इस इशू को उठा दिया तो व्हाट अबाउटरी जैसे शब्द यूज किए गए उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा मणिपुर पर बोले गए शब्दों से कड़ा संदेश गया मणिपुर की सरकार के लिए। यही संदेश बंगाल की सरकार के लिए भी जाता तो सब सरकार महिलाओं के प्रति और सचेत हो जाती। सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट संदेश देना चाहिए था, क्योंकि वैसे ही पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की मैसेजिंग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था नुपुर शर्मा पर उनके बयान के बाद, और सुप्रीम कोर्ट के बोले गए शब्दों पर प्रश्न उठना किसी भी देश के लिए सही नहीं है। हमारे हिसाब से मणिपुर की कुकी महिला का इशू और बंगाल की महिला का इशू दोनों देश में विकराल रूप से डिस्कस होने चाहिए। यदि इसमें भी बीजेपी, कांग्रेस या मोदी ममता करने लगे तो यह आग किसी दिन आपके हमारे घर तक की महिलाओं तक पहुंच सकती है। मणिपुर का क्या सॉल्यूशन है? तो जी, मणिपुर पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे अधिक हिंसा प्रभावित क्षेत्र है। पूरे क्षेत्र की 50% हिंसात्मक घटनाएं केवल मणिपुर से आती हैं। नागा लोगों के द्वारा एक सेपरेट नागालिम, कुकी लोगों के द्वारा एक सेपरेट कुकीलैंड की डिमांड, और मैतेई लोगों का मणिपुर के 10% भूभाग में सिमट कर रह जाना और उन क्षेत्रों में जाने की अपील करना जो कभी उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। ये सारी चीजें तीनों कम्युनिटीज के मध्य ट्रस्ट पैदा नहीं होने देती। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपद्रव के कारण मणिपुर की सभी राज्य सरकारों ने पहाड़ी क्षेत्रों के डेवलपमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, यानी कुकी समुदाय तक विकास नहीं पहुंचा हिंसा के कारण। एक क्षेत्र में विकास, दूसरे में उपद्रव, तो यह डिस्ट्रस्ट का दूसरा कारण है। यदि मणिपुर को शांति चाहिए तो तीनों कम्युनिटीज को अपने रिजिड और हार्ड स्टैंड्स छोड़ने पड़ेंगे। राज्य सरकार को हिली एरियाज में
कुकी लोगों को अपने ट्राइबल अफेयर्स में डील करने के लिए अधिक ऑटोनॉमी देनी चाहिए। मैतेई लोग जिनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, उन्हें केवल 10% भूभाग में सिकुड़ा कर रख देना कतई सही नहीं है। उन्हें भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। ये सब बिना तीनों कम्युनिटीज के अपने रिजिड स्टैंड्स को छोड़े संभव नहीं है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को अर्जेंट बेसिस पर इंडस्ट्री ओरिएंटेड या सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड जॉब्स पैदा करनी चाहिए राज्य में, जिससे नॉन फार्म जॉब्स पैदा होंगी और इससे भी लोगों का भूमि से जो अटैचमेंट होता है वो कम होगा और एक कम्युनिटी दूसरे क्षेत्र में जाकर जॉब करेगी तो इस इंटरमिंगलिंग से स्थिति में सुधार हो सकता है। चर्च का रिलीजियस इंटरफेरेंस वहां की पॉलिटिक्स में बंद होना चाहिए और मणिपुर सरकार को एक इंक्लूसिव सरकार चलानी चाहिए। इतना सब होने के बाद आप शांति की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे इतिहास से तुलना करें और जो डेटा आप देख रहे हैं उससे तुलना करें तो मणिपुर में स्थितियां सुधर ही रही हैं, परंतु अभी काफी कुछ बाकी है। मणिपुर की स्थिति कभी कश्मीर जैसी ना हो, ये आपके, हमारे और सरकार के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत छोड़ें, ये हमारी एकमात्र मोटिवेशन है। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आप देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो आपको और बढ़िया लगने वाला है, उसको बिना देखे बिल्कुल ना जाएं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो जी भाई, जैसा कि आपने वीडियो देखा और जैसा हम लोगों को लग रहा है कि मणिपुर का मैटर इतना सरल है, उतना सरल वो लग नहीं रहा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं और इसमें देखा जाए तो अलग अलग राजनीतिक दल अपना फ़ायदा देख रहे हैं और इसमें बस राजनीति कर रहे हैं। बाकी लोगों के साथ जो हो रहा है उसके न्याय के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, जबकि सब लोगों को साथ में आ कर के और जिसके साथ गलत काम हुआ है उसके न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जहाँ तक देखा जाए कि जो हिंसा का कारण है वो 2-3 कारण है। जैसे कि उसमें पहला कारण तो यही है कि उसमें जो अफ़ीम की खेती होती है उस पे अगर रोक लग रही है तो जो लोग खेती करते हैं या जो लोग उसका बिज़नेस कर रहे हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और वो उग्र हो रहे हैं, वहाँ पर हिंसा करवा रहे हैं। दूसरा है ज़मीन विवाद को लेकर के, जो 10% ज़मीन पर मैतेई लोग हैं वो भी जब वहाँ की हाई कोर्ट ने उनको ST का दर्जा दे दिया तब हिंसा और ज़्यादा बढ़ गई। और तीसरा कारण ये है कि वहाँ पर कुछ धार्मिक एंगल भी हो सकता है। जिस प्रकार से यूरोपीय यूनियन में बात चल रही है इसकी, तो कुछ ना कुछ वहाँ से भी रिलेटेड इसका लिंक ज़रूर होगा। और जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है कि म्यांमार और चाइना से भी इसका लिंक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को सरकार को देखकर अपने जो है कदम उठाने चाहिए। और बाकी इस वीडियो के अबाउट आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।